Hello everyone, this is Shivani and welcome to Office's Mind yet again. Today हम लोग डिस्कस करने वाले हैं geography and environment. Before I start, I would like to give you a bit of information that we are going to launch a crash course for CDS 2024, CDS 1 2024. तो अगर आपको उसमें enroll करना हो तो please comment down below. That is one thing. Secondly, आज हमारा topic है geography and environment. जैसा कि you guys know, we focus on we are focusing on current affairs क्योंकि देखो इस टाइम पर ऐसा तो होगा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा। सबने पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, बट नाउ द रियल फोकस इज ऑन आर करंट अफेयर्स। दिस इज बेसिकली लाइक अ चैलेंज। आप देखो कि आपको कितना आ रहा है एंड कितना आपको समझ में आ रहा है, सो दैट यू गाइज आर बेटर प्रिपेयर्ड। ओके, वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अ शॉर्ट क्विज। एक तरीके से आप इसको देख सकते हैं शॉर्ट क्विज की तरह। I will also be doing one more thing here कि चीजें थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। With this, I I'll start. Uh, so question number one is the terms मौसम, मेघदूत and दामिनी are related to what? Mobile applications, satellites, rockets, missiles. All right. आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे होने वाले हैं आज की वीडियो में जो कि या तो आपको आते होंगे या तो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है। नाउ ये है क्या एग्जैक्टली? देर इज अ मिशन मौसम दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। ठीक है। एंड उसको बजट मिला है, अभी 2,000 करोड़ का बजट है। ठीक है। सो बेसिकली वी हैव अ मिशन मौसम। And why is it what is it talking about? It is basically talking about that how do we create a robust weather forecast system। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया इज अ एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रेरियन सोसाइटी का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट सोसाइटी है। ठीक है। सो उस केस में हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वेदर का अच्छे से पता हो, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी भी वी आर नॉट यूजिंग वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। आप देखोगे कि हम लोग लार्जली एग्रीकल्चरल नेशन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन उतना नहीं है। एंड क्योंकि कमर्शलाइजेशन नहीं है तो हमारे यहाँ पर स्मॉल स्केल फार्मर्स बहुत सारे हैं, और स्मॉल स्केल फार्मर्स का क्या चीज है? ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई मॉनसून का रोल होता है। ठीक है। सो मिशन मौसम जो है आपका, दैट इज फॉर हैविंग अ रोबस्ट फोरकास्ट सिस्टम। तो उसके लिए क्या है कि दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट बेसिकली फोकसेस ऑन टू ले अ होल सैटेलाइट सिस्टम जिससे कि आपका काम हो पाए। ठीक है। पहला तो ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है। ठीक है। रडार्स वगैरह सेटअप करने का पहला काम होगा कि भाई हम डॉपलर रडार्स सेटअप करेंगे। उसके बाद सैटेलाइट सेटअप होंगी। ठीक है। तो बेसिकली टू फेजेस, दिस इज योर फेज वन, दिस इज योर फेज टू। नॉट मच, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मोटा मोटा मिशन मौसम क्या है। ठीक है। नाउ जो इसके अलावा आपके पास एक स्कीम भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज योर पृथ्वी स्कीम। ओके। पृथ्वी विज्ञान स्कीम। ठीक है, या फिर उसको हम पृथ्वी स्कीम भी कहते हैं। ठीक है। नाउ इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। ठीक है। एंड इसके अंदर पांच आपकी सब स्कीम्स है। एक है अक्रॉस, देन वी हैव पेसर। अभी मैं इसकी सबकी फुल फॉर्म बताऊंगी आपको तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। देन सेज, वी हैव रीच आउट एंड ओ स्मार्ट। ओके। सो अक्रॉस स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सर्विसेज एंड सिस्टम्स। ठीक है। एक चीज इसमें याद रखनी है, ए स्टैंड्स फॉर योर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग की इसमें इसमें काम होगा। ठीक है। पेसर इज फॉर पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। तो दिस इज फॉर पोलर
रीजन आपको पता होगा कि दी थर्ड पोल इन दी अर्थ एग्जिस्ट। थर्ड पोल किसको कहते हैं? हिमालयास को कहते हैं, ठीक है। देन सेज, सेज इज सीस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस, तो इट इज फॉर अर्थक्वेक एक्सेट्रा। आपको पता होगा कि यार दिल्ली कहीं ना कहीं सीस्मोलॉजिकली एक्टिव होता जा रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि दिल्ली पहले तो नहीं था सीस्मोलॉजिकली एक्टिव, अब क्यों हो रहा है? सो इट इज सेड कि क्योंकि अभी भी इंडियन क्रस्ट यूरेशियन क्रस्ट के अंदर जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली क्या हो रहा है? दिल्ली अभी भी क्या हो रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट। दिल्ली जो है अभी भी अंदर की तरफ, बेसिकली दिस इज हिमालयास, एंड जहां पर दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है? नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है? बिकॉज इट इज मूविंग, तो इट इज बिकमिंग सीस्मोलॉजिकली एक्टिव ऑल्सो। ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, लैमिनेशन वाला काम हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ज्योग्राफी बता रही हूँ, ये तो वैसे रेगुलर कोर्स का है, आपको पता भी होगा। दिस इज योर क्रस्ट, ठीक है, उसके नीचे मेंटल होता है। तो हमें क्या पता है कि यार मेंटल जो है, क्रस्ट जो है वो मेंटल में, अगर ये हम उसके नीचे वाली लेयर बनाते हैं, तो क्रस्ट जो है वो यूजुअली मेंटल में ऐसे करके गिरता है, ठीक है। वॉल्केनोस के थ्रू फिर क्या होता है? मेंटल से लावा निकलता है कहीं ना कहीं, और उससे फिर क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है। ये आपको पता होगा, अटलांटिक रिफ्ट आपको पता होगा अच्छे से। नाउ इंडिया के केस में या हिमालय के केस में क्या है कि यहाँ पर जो टिबेटियन प्लेटू है, तो टिबेटन प्लेटू में क्या है कि टिबेटन प्लेटू का क्रस्ट है, फिर उसके नीचे हिमालय है, हिमालय वाली प्लेट है, इंडियन प्लेट है बेसिकली, और बीच में मेंटल आ गया है। तो इसकी वजह से क्या है कि ऊपर क्रस्ट है, नीचे क्रस्ट है, और बीच में मेंटल है, सो दिस इज नोन एज लैमिनेशन, ठीक है। तो इट इज सेड कि जैसे जैसे ये इंडियन प्लेट अंदर जाएगी ना, वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो टिबेटियन प्लेट है, ड्यू टू द प्रेशर इट विल ब्रेक। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक आइलैंड बन जाएगा आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज द हाइपोथेसिस दैट हैज बीन गिवन। एनीवेज नेवरदलेस, वो तो बात मिलियंस ऑफ इयर्स वाली चीज है। अभी पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सीस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस। नाउ थर्ड इज योर रीच आउट, फोर्थ इज योर सॉरी रीच आउट। रीच आउट इज बेसिकली रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच, ठीक है, रिसर्च वाली चीज। ओ स्मार्ट ऑन द अदर हैंड इज ओशियन सर्विसेज, सो ओ स्टैंड्स फॉर ओशियन, इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अ पृथ्वी विज्ञान स्कीम। ये पिछले ही साल आ गई थी, मतलब पिछले एज इन 2024 में भी काफी न्यूज में थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज वी आर मिशन मौसम हमारा लॉन्च हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए। नाउ मेघदूत एंड दामिनी, ठीक है, ये दोनों आपके क्या है? दीज आर योर मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है। मौसम भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मौसम इज योर वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। मेघदूत ऑन द अदर हैंड इज फॉर एग्रोमेट एडवाइजरी, ठीक है। एंड दामिनी इज फॉर लाइटनिंग अलर्ट। देखो, इफ यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम, आई वुड से, अगर आप यूपी दिल्ली यहाँ से अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार लाइटनिंग तो क्या ही, इट डज नॉट रियली अफेक्ट्स। बट इफ यू आर वॉचिंग द सेम वीडियो फ्रॉम महाराष्ट्र, और इनफैक्ट महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का, साउथ मध्य प्रदेश, तो आपको पता होगा कि यार वहां पर लाइटनिंग रिलेटेड लोग मरे हैं, मरते हैं, आज भी मर रहे हैं, ठीक है। लाइटनिंग रिलेटेड कैजुअलिटीज होती हैं, लाइटनिंग रिलेटेड इंसिडेंसेस होते हैं। सो इसीलिए दिस ऐप बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इन सेंट्रल इंडिया, आई वुड से। दामिनी का ये है कि लाइटनिंग, इट इज फॉर लाइटनिंग अलर्ट, ऑलराइट। सो ये आपके तीनों मोबाइल एप्लीकेशन है विच आर रिलेटेड टू योर ज्योग्राफी, या फिर आप एनवायरनमेंट वाली चीज कह सकते हैं। नाउ कार्बन स्टोर्ड इन फ्रेश वाटर एंड वेटलैंड इज टर्म्ड एज, अगेन इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, रेड कार्बन, पर्पल कार्बन, ब्लू कार्बन, टील कार्बन, ठीक है। तो इसका आंसर है टील कार्बन, ठीक है। इफ यू हैव कंफ्यूज्ड इट विद ब्लू कार्बन, तो फिर अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या सीन है कि यार आपके ना 8 बेसिक कार्बन आप कह सकते हो। एक है पर्पल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है पर्पल। पर्पल इज थ्रू इंडस्ट्रियल एमिशन, ठीक है। अगर कोई भी कार्बन आपकी इंडस्ट्री के थ्रू एमिट हो रही है, तो उसको हम पर्पल कार्बन कहते हैं, ठीक है।
क्लियर। नाउ एमिट, एमिट नहीं यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्ड स्टोर्ड। ठीक है, स्टोर अगर हम कर रहे हैं थ्रू इंडस्ट्रियल मेथड, देन दैट्स पर्पल कार्बन। ओके, ब्लू कार्बन इज बेसिकली कार्बन स्टोर्ड इन ओशियंस। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि यार जैसे जैसे ओशियन का पानी का आपका टेम्परेचर राइज होगा, वैसे वैसे कार्बन का जो एमिशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर के प्लांट्स मर जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, फिर क्या होगा, उसका कार्बन एमिशन ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज फ्यू प्लांट्स यूजिंग कार्बन। ठीक है, देन वी हैव रेड कार्बन, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रेड कार्बन इज बेसिकली कार्बन दैट इज रिलीज्ड थ्रू योर बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। ठीक है, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। नाउ हियर इज द कैच, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन स्नो। अगर आपको पता हो, आपको पता होगा कि मॉसेस एंड लाइकेंस जो होते हैं, जो कि स्नो एंड पोलर एरियाज में आपको मिलते हैं, दे आर यूजुअली रेड इन कलर, या फिर उनका ना वैसे ही कुछ कलर होता है मरून टाइप। ठीक है, रेड पर्पल इसी शेड में आपको मिलेंगे, तो उसको हम रेड कार्बन ही कहते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा टील कार्बन का तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। ऑलराइट, उसके अलावा वी हैव ग्रीन कार्बन, दैट इज बेसिकली, ग्रीन कार्बन तो सबको पता होगा कि यार आपके जो पेड़ पौधों में कार्बन स्टोर्ड है, दैट इज योर ग्रीन कार्बन। अमेजोन के डिफोरेस्टेशन से सबसे बड़ा इशू यही हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं ग्रीन कार्बन का काफी ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ गया है, क्योंकि अमेजोन्स आर दी लंग्स ऑफ द प्लैनेट। तो क्यों है लंग्स ऑफ द प्लैनेट? क्योंकि भाई वो काफी सारा कार्बन स्टोर करके रखे हुए हैं। ठीक है, ऑलराइट। उसके अलावा वी हैव ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स, दैट इज ब्लैक कार्बन। ओके, देन वी हैव ग्रे कार्बन। सो रेड, जो आपका पर्पल कार्बन है, दैट इज कार्बन स्टोर्ड थ्रू इंडस्ट्रियल मेथड्स, एंड द कार्बन दैट इज रिलीज्ड थ्रू इंडस्ट्रीज इज योर ग्रे कार्बन। क्लियर। फिर ब्राउन, ब्राउन वाला है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के इनकम्प्लीट कंबशन से वी हैव योर ब्राउन कार्बन। तो ये आपके कुछ कार्बन की टर्मिनोलॉजीज हो गई। न्यूज में क्यों है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वंस यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, देखो, देयर आर मेनी नेशनल पार्क्स, देयर आर मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड देयर आर मेनी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें कौन से पता होने चाहिए, जो कि या तो न्यूज में है या तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें भी जो न्यूज में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, नाउ यू कैन नॉट गेस कि भाई कौन सा वाला एग्जैक्टली exactly आ जाएगा, बट ऑब्वियसली वी कैन ट्राई आवर बेस्ट कि भाई कोई तो आ ही जाएगा इसमें से। ओके, नाउ वी हैव कुलदेव नेशनल पार्क, वेयर इज इट लोकेटेड इन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ओके, इसका आंसर है राजस्थान। मेरा पेन, दिस इज राजस्थान। ठीक है, न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि भाई इंडिया का फर्स्ट टील कार्बन स्टडी जो है वो हुई है इन कोलदियो नेशनल पार्क। तो बेसिकली आपको दोनों चीजों का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई टील कार्बन क्या होता है और कुलदेव कुलदेव नेशनल पार्क किधर है। ओके, बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ एक चीज याद रखना कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई यहाँ पर क्या है, वेटलैंड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज इट इज इन राजस्थान डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट हैव अ वेटलैंड। ठीक है, so Faldev National Park also has a wetland. Now one more thing very important here is that that wetland is in Montreux record. ठीक है, और इसमें वही वेटलैंड्स होते हैं जिनको बचाना होता है, जो कि आपके खतरे में होते हैं। ठीक है, so anything that is in Montreux record is not a good sign basically. Okay, now next question is, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझ लो, इंडियन ज्योग्राफी के भी इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट,
ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन राइनो is the second largest land mammals after elephant. Second is black rhino is critically endangered. Third is Indian rhino is placed in Schedule 2 of Wildlife Protection Act 1972. Which of the following statements are incorrect? हमें incorrect बताना है. Just take 10 seconds, I guess. Okay. तो सबसे पहले हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने क्या करा है, स्टेट ऑफ राइनो 2024 रिपोर्ट पब्लिश करी है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज अ न्यूज। ओके। अब आपको पता होगा कि राइनो पॉपुलेशन अगर इंडिया की हम बात करें एग्जैक्टली तो कहाँ पर मिलेगी? सबसे ज्यादा जो है हमारे, हमें काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो हमने असम में जो है, वहां पर राइनो पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिकली वहां पर काम होता है, ठीक है। नाउ दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट हमारे यहाँ पर क्या चीज है कि अ, हमारे यहाँ का जो राइनो है दैट इज योर इंडियन राइनो, ठीक है। इंडियन राइनो इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन राइनो स्पीशीज। तो अगर हम राइनो पॉपुलेशन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइनोस स्पीशीज, दैट इज योर अफ्रीकन राइनो एंड योर इंडियन राइनो, सॉरी एशियन राइनो, ठीक है। अफ्रीकन राइनो में भी आपके पास दो तरीके के राइनो होते हैं, व्हाइट राइनो एंड ब्लैक राइनो, ठीक है। एशियन राइनो की इफ वी टॉक अबाउट एशियन राइनो, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ राइनोस, इंडियन, सुमत्रन एंड जावन, ठीक है। अब इसमें से इंडियन इज लार्जेस्ट अमंग ऑल द एशियन राइनोस, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है आफ्टर एलिफेंट दैट इज योर व्हाइट राइनो। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना वो व्हाइट राइनो के लिए है, ठीक है। सेकंड इज ब्लैक राइनो इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। व्हाइट राइनो इज नियर थ्रेटेंड, ब्लैक राइनो इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। ये तो हमारी एशियन राइनो की बात हो, अफ्रीकन राइनोस की बात होगी। इसमें एक और जो फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि 4% से पोचिंग अफ्रीकन राइनोस की इंक्रीज हो गई है, ठीक है। क्लियर। और हमारा जो इंडियन राइनो का पॉपुलेशन है वो इट हैज बीन सेम, अभी अभी उसमें कोई चेंज आया नहीं है। ओके। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज इंडियन राइनो इज प्लेस्ड इन शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो अगेन इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 का क्या मतलब है कि इंडियन राइनो इज वल्नरेबल, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है ना। इसके अलावा सुमेट्रन राइनो एंड जावन राइनो ये दोनों क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। नाउ मैं आपको एक चीट कोड बताती हूँ। ज्यादातर टाइम आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन से, ठीक है। अगर आपको वो पता है उसके अलावा आप गेस कर लोगे। ये चीज है अगर मतलब देखो बहुत लंबी लिस्ट है, सब कुछ याद नहीं कर सकते, तो फिर उस केस में सिलेक्टिवली क्या याद कर सकते हो उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो एनीवेज टू तो गलती ऑप्शन है, तो ये टू, ये तो दोनों हो नहीं सकते, नन हो नहीं सकता, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, 1 and 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऑल राइट, दिस इज अबाउट योर राइनो। अब इसके बाद आ जाता है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात है। इट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, इट इज स्प्रेड ओवर सेंट्रल हाईलैंड्स, इट इज इट्स वेजिटेशन टाइप इज ड्राई deciduous फॉरेस्ट, इट्स लोकेटेड बिटवीन सोन एंड करनासा रिवर। आई एम सो सॉरी, ये सोन जो है कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। 1 minute and you can answer that, I guess. All right, I guess it's enough time, ठीक है। नाउ कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी, ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ में नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन बिहार, ठीक है।
हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, यही इनकरेक्ट है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नाउ इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसके बाद वाले जो ये दोनों स्टेटमेंट हैं, ये वाले वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा अगर बेसिक ज्योग्राफी पता होगी, इंडियन ज्योग्राफी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये चीजें गलत है। ठीक है। नाउ थिंग इज कि बाकी सारे स्टेटमेंट्स तो इसमें सही है। नाउ अब देखो यार, अगर आपने नदियों के नाम याद नहीं करे हैं तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप नदियों के नाम याद नहीं कर सकते हो, उसको भूल जाओ। ठीक है। स्पेशली जो आपकी रीजनल नदियां हैं, फॉर एग्जाम्पल करमनासो, सोन तो आपको फिर भी पता होगा, क्योंकि आपका जो अमरकंटक प्लेटू है, वहां से आपका रेडियल ड्रेनेज वाला काम होता है, तो उसमें आपको पता होगा। ठीक है। बट सोन यहाँ से निकलती है, उधर ही नीचे से ही वो निकल जाती है आपकी नदी। ना ड्राई, ये थोड़ा सा, लेकिन आप वेजिटेशन आप याद कर सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं याद करा तो अभी भी आप वेजिटेशन याद कर सकते हो। ठीक है। तो देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अगर आपको वेजिटेशन देखना है, तो जैसे जैसे आप इंटीरियर की तरफ जाओगे ना, वैसे वैसे आपका क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपने ये टर्म सुना होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ना होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं बिल्कुल समुद्र के पास है, तो वहां पर क्या होगा, कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन होगा। ठीक है। कोस्टल होगा, ट्रॉपिकल होगा, क्योंकि भाई ज्यादा बारिश मिल रही है आपको। फिर ट्रॉपिकल से क्या होगा कि यार आपको क्या मिलेगा, बारिश अच्छी खासी हो रही है, पर जितनी ट्रॉपिकल वाली 200 मिलीमीटर नहीं मिलेगा आपको। तो फिर क्या हो जाएगा, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। फिर बारिश और कम हो गई, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। उसके बाद फिर आपका ड्राई डेसिडियस के बाद हो जाता है क्या, डेजर्ट। नहीं सॉरी, उसके बाद आपका आ जाएगा, फॉरेस्ट हट जाएंगे, ग्रासलैंड आ जाएगा। ठीक है। वो भी अगेन मॉइस्ट, एंड देन ड्राई, ड्राई कुछ भी हो सकते हैं, वो आपका डिपेंड करता है। ठीक है। एंड उसके बाद आ जाता है डेजर्ट वेजिटेशन। तो अब इसमें इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में क्या सीन है ना, कि यार यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। ठीक है। और यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। आपको पता होगा कि यार वेस्टर्न घाट तो कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नदियां ड्रेन करती हैं, तो उसने ईस्टर्न घाट को कोरोड कर रखा है। ठीक है। एनीवेज द पॉइंट इज कि देखो यार, यहाँ पर तो कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन होगा बिल्कुल, केरला, केरला की कोस्ट हो गई, ये सारी कोस्ट में। बट जैसे ही आप वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में जाओगे, वैसे ही आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर उसके लीवर्ड साइड में आपको क्या मिलेंगे, आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाई बारिश हो जाती है कम। फिर प्लेन एरिया में आप आते हो, प्लेन एरिया में क्या हो जाता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते हो, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में भी आपको मिलेंगे। तो सह्याद्रीज के इधर तो आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा, फिर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, वैसे वैसे विदर्भ रीजन तक आते आते क्या हो जाएगा, विदर्भ रीजन तक, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगा आपका, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई बारिश बहुत कम हो गई है। उसके आगे थोड़े, उसके आगे एक्चुअली ईस्टर्न घाट पड़ जाता है, इसीलिए ग्रासलैंड वेजिटेशन नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपको ग्रासलैंड वेजिटेशन देखनी है, तो आप नॉर्थ इंडिया में जा सकते हो। ठीक है। सो नॉर्थ इंडिया में क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया का मैप बना दूं यहाँ पर। ठीक है। सो उसमें क्या सीन है कि राजस्थान में आपका थार डेजर्ट तो है, लेकिन थार डेजर्ट से पहले आपको आपको क्या मिलेगा, ग्रासलैंड वेजिटेशन मिलेगी। पंजाब वगैरह में आपको ग्रासलैंड वेजिटेशन मिलेगी। उसके आगे आपको हरियाणा में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगी। ठीक है। ऐसे करके अब मॉइस्ट डेसिडियस नहीं आ पाते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, उत्तराखंड वगैरह में। खैर उतना हम अभी इंडियन ज्योग्राफी में नहीं पढ़ेंगे। बट अगर आप एक पैटर्न ड्रॉ करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, एक फॉरेस्ट आप अपना याद कर सकते हैं। ऑलराइट। नाउ गोइंग अहेड, गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व, अगेन करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है। मैं आपको करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन करा रही हूँ, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आवर गोल इज नॉट टू स्टडी, बट आवर गोल इज कि भाई आप कितना क्या कर सकते हो। ठीक है। आवर गोल इज टू गेन नॉलेज राइट नाउ, नॉट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। राइट। और ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यू कैन जस्ट वॉच इट,
एंड आपका होगा, उतने में काफी हो जाएगा। एनीवेज, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा आपको, इट वेयर इज इट लोकेटेड? ठीक है। नाउ सबसे पहली बात तो ये है कि ये न्यूज में है, आना तो चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं, क्वेश्चन पेपर जब बनेगा तभी पता चलेगा। एनीवेज, दिस इज आवर न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व। 56 टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का, एंड छत्तीसगढ़ में है ये टाइगर रिजर्व। ओके, इट हैज बीन नोटिफाइड एज द 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। ठीक। नाउ ऐसा नहीं है कि ये एकदम से टाइगर रिजर्व बना दिया, इसमें ना दो चीजें हैं, गुरु घासीदास एंड तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, एंड तामोर पिंगला, ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो तामोर पिंगला वाज अ आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहले से ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वो। और गुरु घासीदास क्या है आपका, नेशनल पार्क। गुरु घासीदास वाज नेशनल पार्क, तामोर पिंगला वाज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके कुछ कुछ एरियाज जहाँ पर टाइगर्स थे, अच्छे खासी पॉपुलेशन थी उनकी, कंसिडरेबल पॉपुलेशन थी, जहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स करे जा सकते हैं, टाइगर्स को स्टडी करा जा सकता है, उस एरिया को हमने टाइगर रिजर्व बनाया है। तो नाउ नाउ दिस इज गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है। नाउ अगर हम टाइगर रिजर्व की थोड़ी सी बात कर लें, तो टाइगर रिजर्व में क्या सीन होता है कि आपके पास दो एरियाज होते हैं। ठीक है। ओके, दो ही एरियाज है, कोर एंड क्रिटिकल एरिया, जहां पर आपको इनवॉलेट होना चाहिए। ठीक है। एंड दूसरा है आपका बफर एंड पेरिफेरल एरिया। ठीक है, तीन में डिवाइड कर लो भले ही। तो ये आपका बफर जोन हो गया, एंड दिस इज योर पेरिफेरल एरिया। ठीक है। बफर एंड पेरिफेरल एरिया में आपको क्या होता है, यू कैन, ये देखो इसमें ग्राम पंचायत आपकी होती है, ग्राम सभा के थ्रू ही यहाँ का सारा काम होता है। बट कोर वाला एरिया जो है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के हिसाब से काम चलता है। ठीक है। थोड़ा सा अगर हम और बात कर ले, तो छोटा नागपुर प्लेटू पर ये लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ वहीं पर है। ठीक है। एंड रिवर्स जो यहाँ से जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है हसदेव रिवर, जो कि आपकी आ सकती है। ठीक है। सो दिस इज योर अबाउट योर गुरु घासीदास कामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ओके, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम कौन सी है? ओके, अगेन अगर आपको पता होगा तो ठीक है। एनीवेज, दिस इज, इसका आंसर बी है, लेक करीबा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, लेक करीबा के साथ इशू क्या हो गया है कि भाई ड्रॉट आ गई है। ठीक है। एंड व्हाई इज इट अ बिग न्यूज? इट इज अ बिग न्यूज बिकॉज इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक एंड रिजर्वायर बाय वॉल्यूम। ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। वेयर इज इट लोकेटेड? ये लोकेशन आप जरूर जरूर देख लो, जिम्बाब्वे। ठीक है। अगर जिम्बाब्वे ऑप्शन है तो भी करेक्ट है, और अगर जाम्बिया ऑप्शन है तो भी करेक्ट है, क्योंकि ये जाम्बिया अगर ऑप्शन है, ये दोनों ही आपका, दोनों में ही आता है। ठीक है। सो लेक करीबा आपका ये है। करीबा डैम जो था वो काफी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड करता था, एंड बिकॉज ऑफ द ड्रॉट इट हैज कॉज्ड पावर शॉर्टेज इन द रीजन। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई यू शुड नो दिस एज अ फैक्ट। ओके। नाउ, which of the geographical locations are is not present in मध्य प्रदेश? ठीक है। माधव नेशनल पार्क, रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेंच नेशनल पार्क एंड संजय गांधी नेशनल पार्क। ऑलराइट। ठीक है। सो इसमें जो है, मध्य प्रदेश में कौन सा लोकेशन प्रेजेंट नहीं है? ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये न्यूज में क्यों है। ओके, इसमें से दो चीजें न्यूज में है आपकी, माधव
नेशनल पार्क एंड रत्तापानी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नाउ पेंच और संजय गांधी में, पेंच आपने बहुत ही पॉपुलर नेशनल पार्क है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सबसे पहले संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अगर संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है तो है कहाँ पर? आई कैन आस्क यू टू कॉमेंट इट डाउन बिलो, बट ठीक है कोई बात नहीं, इट इज इन मुंबई, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क इज इन मुंबई, यू कैन टेक इट एज अ फैक्ट, इट्स नॉट इन न्यूज। पेंच इज वेरी फेमस, आपको पता होगा। नाउ ए एंड बी, माधव एंड रत्तापानी, ये क्यों है न्यूज में? रत्तापानी नेशनल पार्क जो है इसको मध्य प्रदेश के अंदर 8th टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट जो है दे आर इन कंकरेंट लिस्ट, सो स्टेट लिस्ट में नहीं है। कंकरेंट लिस्ट का क्या मतलब है कि या तो सेंटर कर सकता है या तो स्टेट कर सकता है, तो स्टेट ने कर दिया है, ठीक है। 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है यहाँ पर? ठीक है, कान्हा, सतपुरा, बंधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी, पन्ना एंड वीरगना दुर्गावती, ठीक है। अब ऐसा तो तुम लोगों को याद नहीं होगा बट पेंच आपको याद ही होगा। उसके अलावा संजय दुबरी है, संजय गांधी मुंबई में है, ओके। एक दुर्गावती आप याद कर सकते हो, कान्हा नेशनल पार्क आपको याद ही होगा, ठीक है। सो उसके अलावा रत्तापानी इज इन न्यूज, ऑलराइट। बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है, बस इतना पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टाइगर्स अगेन एंड अगेन, तो हमें पता होना चाहिए कि देयर इज अ प्रोजेक्ट दैट गोज बाय द नेम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में एक स्टेटमेंट हम बोलूं तो सबसे पहली चीज क्या है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, मतलब आप वीडियो तो देख ही लेना क्योंकि ऑब्वियसली उसमें भी क्वेश्चंस ही कराए हैं मैंने, ठीक है। ऑलराइट, राइट। अच्छा, अब क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रतापानी नेशनल पार्क, तो एक और चीज याद रखना कि यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। दैट गोज बाय द नेम ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका बेसिकली रॉक शेल्टर्स, ठीक है। इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक। अच्छा, नाउ मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो क्या लगता है यहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट होगा? तो मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगी तो यार आप देखो, महाराष्ट्र से अच्छी खासी वो बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार महाराष्ट्र से अगर अच्छा खासा बॉर्डर ही शेयर करता है मध्य प्रदेश, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा होगा ना कि कुछ टाइम तक तो इसके पास मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होगा और उसके आगे फिर इसका फॉरेस्ट कैसा हो जाएगा? ड्राई डेसिडियस हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ के साथ ही शेयर करेगा, राइट। तो जो आपका रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि अब टाइगर रिजर्व की तरह डिक्लेयर हो गई है, तो इसमें भी दोनों ही मिलेंगे आपको, ड्राई डेसिडियस भी मिलेगा एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलेगा, ऑलराइट। फॉरेस्ट के अंदर की ट्री स्पीशीज अगर आप याद कर सकते हो तो भाई कर लेना, बट आई वुड से दैट डू नॉट टेक दैट चांस, क्योंकि लास्ट मोमेंट में सब कुछ करने के चक्कर में आपको कुछ याद नहीं रहेगा, क्लियर, राइट। अब आ जाते हैं माधव नेशनल पार्क के लिए। माधव नेशनल पार्क का क्या चीज है? दिस इज योर न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व अगेन, एक टाइगर रिजर्व इसमें से इसको कर दिया है, ठीक है। अच्छा, टाइगर रिजर्व जो है वो करता कौन है? हु अप्रूव्स कि यार हम ये पर्टिकुलर जगह को टाइगर रिजर्व बना रहे हैं? तो वो करता है एनटीसीए, ठीक है। एनटीसीए है क्या? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। नाउ इसका भी सेम है, ड्राई डेसिडियस। अच्छा, माधव नेशनल पार्क जो है वो आपका थोड़ा सा उधर की तरफ पड़ेगा, ठीक है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिक्स्ड विद ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर हम आंख बंद करके इसकी लोकेशन थोड़ी सी विजुअलाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईस्टर्न मध्य प्रदेश की साइड पे, साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश की साइड पे पड़ेगा, ऑलराइट, ठीक है, ओके।
दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. Emission intensity between 2.02 and 2.22 tons, the steel is graded as 5-star green rated steel, 4-star green rated steel, 3-star green rated steel, none. ठीक है. देखो भाई, अभी इशू क्या है, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन से इसका थोड़ा सा मैं आपको जिस्ट दे देती हूँ कि यार हुआ ये है कि देखो यूएसए ने क्या कर दिया है. यूएसए ने, देयर वाज अ थिंग दैट यूएसए ब्रॉट अ बिल दैट वाज एन एंटी इन्फ्लेशन बिल. या फिर आप इधर से भी मत के समझो, इतना समझो कि यूएसए और ईयू के रिलेशंस कैसे हो गए हैं. अभी थोड़े से डाउन चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि भाई यूएसए फोर्स्ड ईयू टू फाइट विद, टू सपोर्ट यूक्रेन. ठीक है. एंड हाउ डिड इट फोर्स यू टू सपोर्ट यूक्रेन? यू को करना क्या था? यू हैड टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रशिया. अब उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया. जर्मनी ने इतना बड़ा त्याग कर दिया अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज का, जो भी उसकी पॉलिसीज थी कि मुझे अपना एनर्जी एक्सपोर्टर बनना है यूरोप के लिए, उसका भी उसने त्याग कर दिया. इट रिक्वायर्ड, बेसिकली जर्मनी रिक्वायर्ड रशियन नेचुरल गैस टू बिकम एनर्जी एक्सपोर्टर टू यूरोप. अगर जर्मनी एनर्जी एक्सपोर्टर बन जाता तो उसको काफी इकोनॉमिकली काफी हेल्प होती. खैर ऐसा कुछ हो नहीं पाया बिकॉज यूएसए प्रेशर्ड जर्मनी एंड फ्रांस एंड अदर बिग यूरोपियन कंट्रीज टू सिवियर देयर टाइज विद रशिया. तो उनने वो काम करा. उसकी वजह से काफी ज्यादा पॉलिटिकल अपवीलिंग हुई. उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस आपके वर्सन हुए. और उसके बाद क्या हुआ कि सरकार चेंज हो गई एंड डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर लिया. डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ वेंट एंड मेंटेन, डिड गुड थिंग अबाउट रशिया. नाउ आफ्टर दिस आप समझ लो कि यार इसके बाद सीधी सी बात है कि यू विल नॉट बी हैप्पी अबाउट इट. एंड सिंस यू विल नॉट बी हैप्पी अबाउट इट, so what it did was that it said that we will single handedly support Ukraine. But इससे तो कुछ झटका लगेगा ना. यूएस विल बी लाइक ठीक है, यू कैन सपोर्ट. इफ यू वांट टू इकोनॉमिकली डैमेज योरसेल्फ by involving in a war, then it's okay for us. So what EU is doing is कि वो ये कह रहा है कि यार देखो, हम एक काम करते हैं. जो यूएसए है वो गुड्स हमें बेचता है, हम यूएस को टेक्नोलॉजी बेचते हैं, राइट? So basically EU is providing services to USA and USA provides good to EU. So if we actually want to make an impact, what we need to do is diversify this part. Sorry. USA provides this services to EU. उसमें इसका ट्रेड सरप्लस है. एंड अपोजिट बोल दिया मैंने. यूएसए प्रोवाइड्स गुड्स टू ईयू एंड ईयू प्रोवाइड्स सर्विसेज टू यूएस. हाँ अभी सही है. तो यूएसए को अगर हम यूएसए को ही रिप्लेस करके और कंट्रीज को ले आएंगे तो उससे क्या होगा. उससे ये हो जाएगा कि यार यूएसए को तब झटका लगेगा, उसको तब वैल्यू समझ में आएगी कि नहीं यार हमें यूरोपियन मार्केट चाहिए. तो एज अ रिजल्ट यूरोप यूरोप हैज स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया. क्यों? क्योंकि चाइना क्या करता है, चाइना तो ये कहता है कि यार यू विल हैव टू, वी विल ब्लीड यू ड्राई. तो अब इंडिया बचा. अब अगर इंडिया बचा है तो इंडिया के साथ क्या करना पड़ेगा. इंडिया से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्टील. दैट कम्स. ईयू ने क्या करा है, ईयू ने सीबैम लगा दिया. सीबैम क्यों लगाया था? बिकॉज ईयू को काफी ज्यादा इकोनॉमिक वरीज हो रही थी यूएसए की प्रेशर की वजह से. तो उसने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाया था इन विच इट सेड कि भाई हर चीज जो कि हम इंपोर्ट करेंगे उसका हम कार्बन फुटप्रिंट देखेंगे और उस हिसाब से हम उस पर टैक्स लगाएंगे. और फिर वो टैक्स का जो पैसा है, उस टैक्स के पैसे को वी विल यूज टू डेवलप टेक्नोलॉजी टू बिकम कार्बन न्यूट्रल. ये उसने कहा था. ठीक है. ऑल्दो सीराम को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया को समझ में आ गया कि यार अभी ये सब चीजें नहीं हो सकती. तो इसलिए बेस्ट क्या करा है उन्होंने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने क्या करा है कि यार टेक्सोनॉमी स्टार्ट कर दी है. ठीक है. ना टेक्सोनॉमी स्टार्ट करी है तो ग्रीन स्टील वाला कंसेप्ट लेकर आए. ग्रीन स्टील मतलब क्या है कि जिसका यार एमिशन जो है, कार्बन एमिशन वो कम कम है. ठीक है. सो इसके लिए हमारे पास क्या है, तीन
हमारी रेटेड स्टील है 5, 4 एंड 3, तो 2 या 1 तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये नन तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है। नाउ जो रेंज है वो मैं बता देती हूँ आपको। 5 की है 1.6, ठीक है। 4 स्टार की है 1.6 to 2, एंड 2 to 2.2 इज फॉर 3 स्टार, ठीक है। सो दिस इज द इनिशिएटिव दैट वी हैव टेकन, क्लियर। दिस इज टू बूस्ट आवर स्टील एक्सपोर्ट्स टू यूरोप, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार बहुत टाइम से अलग अलग तरीके से, कभी इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज में है, अभी ये आपका ज्योग्राफी में न्यूज में आ गया है, कल को इकोनॉमी में न्यूज में आ जाएगा, यू नेवर नो, ठीक है। ऑल राइट, दिस इज अ वेरी क्लासिक करंट अफेयर क्वेश्चन, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक, ग्रेटा थनबर्ग, माधव गडगिल, मेधा पाटकर एंड मेनका गांधी। डू कीप इन माइंड ऑल ऑफ देम आर एनवायरमेंटलिस्ट, तो मैंने ऐसे रैंडम ऑप्शन नहीं डाले हैं इसमें, ठीक है। इसका आंसर है माधव गडगिल, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली न्यूज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में था। हर किसी ने वायनाड लैंडस्लाइड के बारे में सुना होगा, जो आई थी केरला में, ठीक है। नाउ वायनाड लैंडस्लाइड क्यों आई थी? भाई क्योंकि हमारा क्या हो गया था, वेस्टर्न घाट के ऊपर क्लाउड बर्स्ट हो गया था, ठीक है। एवरीबडी थॉट कि यार देखो जंगल था, जंगल के ऊपर पानी बारिश हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यार दिस वाज नॉट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट वाज बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज, बट दैट इज नॉट द केस। व्हाई? क्योंकि इंडिया इज नोन एज द एरोजोल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जहां से भी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि सिंपल ये नहीं होता है कि यार यहाँ पर पानी इवेपोरेट हुआ और बादल बन गए, ठीक है। इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और इसके अलावा इस चीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि यार कितने ज्यादा आपके हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स हैं एयर में। तो सीधी सी बात है, ज्यादा एरोसोल का मतलब क्या है कि हवा की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो इसका क्या मतलब है कि भाई टोटल आपका कितना कितना वाटर होल्ड कर रखा है, और मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। प्रेजेंट होल्डिंग कैपेसिटी और मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी का इनटू 100 परसेंटेज इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तभी बारिश होती है। मतलब 100% का मतलब समझ रहे हो, जितना हवा ह्यूमिडिटी, जितना हवा पानी अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकती थी, अब उसने उतना कर लिया है। अब इसके बाद अगर और पानी इवेपोरेट होकर आया तो फिर वो हवा होल्ड नहीं कर पाएगी, या फिर बादल होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर बादल होल्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर वो क्या कर देंगे, इट दे विल शेड दैट वाटर, ठीक है। अब क्योंकि रोटेशन रहता है और आपके अदर फैक्टर्स रहते हैं, तो बादल जो है स्टैटिक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि समुद्र के ऊपर ही बना और समुद्र के ऊपर ही बारिश होगी। क्लाउड्स मूव, ठीक है। क्लाउड्स व्हाई डू दे मूव? दे मूव बिकॉज ऑफ योर, आपका ट्रोपोस्फेयर में आपको पता होगा कि यार प्रेशर बेल्ट बनी हुई है, तो प्रेशर बेल्ट में आपका प्रेशर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, उसके हिसाब से दे मूव। जैसे जैसे दे मूव, वैसे वैसे अगर टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है, टेम्परेचर अगर आपका जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे टेम्परेचर लो होता जाएगा, टेम्परेचर लो होता जाएगा तो उनकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। सो उससे क्या होगा कि वो बारिश कर देंगे एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड में पहुंचकर। पता है ना आपको कि यार बादल तो सिरस क्लाउड भी होता है, लेकिन व्हाई इज इट दैट ऑलवेज द नंबर्स, ठीक है, दैट रेंज, ठीक है, बिकॉज दैट इज द परफेक्ट ऑल्टीट्यूड। अगर किसी बादल को बारिश करनी है तो वो उस पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड में बारिश कर देगा, ठीक है। नाउ पॉइंट यहाँ पर ये है कि यार एयर पोल्यूशन इतना है यहाँ पर, इलीगल माइनिंग और क्वारिंग इतनी है कि वहां पर एयर पोल्यूशन इतना है कि यार यहाँ का जो हवा थी, जो लोकल यहाँ पर एयर है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही बादल थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ मूव करा और थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड में इंक्रीज हुआ ड्यू टू वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लैश फ्लड वाली चीज हो गई, टोरेंशियल रेनफॉल। वाई टोरेंशियल रेनफॉल? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर था, तो उसने क्या करा, ग्लोबल वार्मिंग और रेदर यू कैन से पोल्यूशन की वजह से आपका क्या हो गया, 4 हफ्ते की बारिश एक दिन में हो गई, 2 हफ्ते की बारिश एक दिन में हो गई। तो ये वाली जो चीज है वो आपकी पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। नाउ माधव गडगिल
had represented Gadgil report, had presided Gadgil committee, ठीक है, and this person had given his life for protection of वेस्टर्न घाट। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, पूरा वेस्टर्न घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वेस्टर्न घाट को नॉर्मल जंगल मत समझिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने आज पेड़ काट दिए और कल वापस से आपने उसको रिस्टोर कर दिया। वंस योर फ्लोरा एंड fauna ऑफ वेस्टर्न घाट इज लॉस्ट, देयर इज नथिंग यू कैन डू टू रिक्लेम इट। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड कंजर्व इट ऑल, ठीक है। ये वाली चीज थी। अब प्रॉब्लम यह क्या थी कि उन्होंने ये कहा तो था, बट एवरीबडी अपोज्ड इट। अपोज क्या कर दिया, अपोज क्यों कर दिया, अपोज इसलिए कर दिया बिकॉज दैट कमेटी रिकमेंडेशंस वर वेरी स्ट्रिक्ट। अब वो स्ट्रिक्ट थी, इसीलिए क्या हो गया, कस्तूरी रंजन उन्होंने बोला कि 33% ही ऐसा होना चाहिए जो कि आप, जिसमें आप ह्यूमन को रखो। ऐसा पोर्ट्रे करा गया। ऑल्दो गडगिल लेटर क्लेरिफाइड कि भाई ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आपको सिर्फ 33% ही वेस्टर्न घाट आप यूज कर सकते हो, बाकी सब में भी आप इन्वॉल्व कर लो लोगों को, लेकिन आपको प्रिजर्व करना है। हाउएवर लोकल पीपल सेड कि अगर यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारी लाइवलीहुड नहीं बढ़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट इज अ टॉक फॉर अनदर डे। खैर it was then succeeded by कस्तूरी रंजन कमेटी, ठीक है। ना कस्तूरी रंजन कमेटी के साथ इशू क्या था कि उसने थोड़ा सा बढ़ाकर ये बोला कि एक काम करो, आप 66% में 33% को कोर एरिया बना दो, बाकी के 66% में आप लोग वो कर दो। नाउ कस्तूरी रंजन के साथ प्रॉब्लम ये है कि कर्नाटका इज नॉट एग्री। कर्नाटका गवर्नमेंट सेज कि हम इस पर एग्री नहीं करेंगे, ये लोकल लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान देगा। इस रीजन की वजह से कस्तूरी रंजन कमेटी कभी भी उसकी जो रिपोर्ट है वो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं हम पूरे वेस्टर्न घाट में। As a result, the whole Western Ghat is being exploited by illegal quarrying and mining because there is absolutely no law to deter anyone. ठीक है। So this was about Wayanad landslide। थोड़ा सा मैंने आपको relative humidity and rainfall वाली चीज का थोड़ा सा दे दिया, फिजिकल ज्योग्राफी इतना जरूरी नहीं है, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। Anyways, this is your current affair thing, Madhav Gadgil। Now, how many of the following states have GI tagged turmeric? Again, it is in news। देखो ये ना बहुत बहुत टाइम से न्यूज में है, ये 2023 से न्यूज में चल रहा है, लेकिन अब क्या हुआ है कि फाइनली टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। नाउ टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया इज स्टैब्लिश्ड इन तेलंगाना, ठीक है। ठीक है, पहले तो इतना पता होना चाहिए कि वेयर इज इट, इट इज इन तेलंगाना, इट इज नॉट इन दिल्ली और मुंबई, इट इज इन तेलंगाना। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। देखो टर्मरिक एक ऐसी, देखो यार आपकी ऐसा कोई क्रॉप नहीं है टर्मरिक जो कि आप उसको देखो, ठीक है। लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंस, इट इज इन न्यूज सो नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। क्लियर। अच्छा एक और चीज याद रखना बिफोर, हाँ ठीक है, अभी आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, देखो जिसको पता होगा उसको आता होगा, ठीक है। इसका आंसर है ओनली 3, मेघालय, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। मेघालय में जो आपकी टर्मरिक मिलती है उसको हम कहते हैं संगली, ठीक है। तमिलनाडु में जो आपको मिलती है वो है इरोदे, इरोदे मंजल कहते हैं, इरोदे याद रख लेना, उतने काफी होगा, ठीक है। एंड मेगा दिस, सॉरी, संगली इज इन महाराष्ट्र, हाँ, सांगली, राइट। मेघालय में इट इज लकादोंग। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट ठीक है। इनको तो जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। क्लियर। नाउ इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई 70% ऑफ द ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन इज डन बाय इंडिया, ठीक है। सारे के सारे जितने यहाँ पे स्टेट्स लिखे हैं सारे के सारे टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लेकिन जीआई टैग तीनों को मिला हुआ है। तीन तीन लोगों को जीआई टैग मिला हुआ है अपने अपने टर्मरिक के लिए, जो भी उनके यहाँ पे लोकल टर्मरिक है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मरिक के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन स्पाइस। तो अगर ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन बनकर आ जाए कि व्हाट डज द टर्म, नहीं, विच क्रॉप
गोल्डन स्पाइस कौन से किसको कहते हैं, और चार ऑप्शन दिया तो आपको पता होना चाहिए टर्मरिक को कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या है इसका, 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 1500 मिलीमीटर और मोर, एनुअल रेनफॉल, ठीक है। सॉइल कौन सी है, क्ले लोमी या फिर लोमी सॉइल ही याद कर लो। क्लियर। सैंडी सॉइल में भी हो सकता है, लोमी सॉइल में भी हो सकता है। क्लियर। तो ये आपकी कुछ कुछ चीजें हैं अबाउट योर टर्मरिक, जो आपको पता होनी चाहिए जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा तो बोर्ड है वो आपका तेलंगाना में है, आई गेस नाउ यू नो, ठीक है। ऑल राइट। याला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, नेपाल, भूटान, इंडिया, चाइना। सो इसका आंसर है नेपाल, सबसे पहले तो। याला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन नेपाल, ठीक है। अब आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज देखते हो तो आपको पता होगा कि यार कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स की डेथ हो रही है, ठीक है। देयर इज अ थिंग दैट इज नोन एज ग्लेशियर्स डेथ, दैट इज हैपनिंग। तो ग्लेशियर डेथ में क्या हो रहा है ना, कि यार वंस दैट ग्लेशियर इज गॉन, फिर देयर इज नो वे, आपके कितने भी बर्फ गिर जाए कुछ भी हो जाए वो ग्लेशियर रिवाइव नहीं होगा। ओके। अगर आपको पता हो तो 2024 में एक और ग्लेशियर आपका जा चुका है, दैट इज योर पीको हम्बोल्ट ग्लेशियर, वेनेजुला। हम्बोल्ट से तो वैसे आप नहीं याद कर सकते हो, इसको ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। पीको हम्बोल्ट ग्लेशियर दैट इज योर इन योर वेनेजुला, ठीक है। उसकी फोटो भी आई थी, एक पहाड़ था उसके ऊपर वो पूरा ब्राउन दिख रहा था, उसके ऊपर ग्लेशियर आपको दिखना बंद हो गया था, ठीक है। दैट इज ऑलरेडी लॉस्ट, ठीक है। फ्रांस का एक ग्लेशियर जो था आपका वो सरीने ग्लेशियर करके था, ठीक है। वो 2023 में गिरा था तो कोई बात नहीं है, हमें वो जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ग्लेशियर और याद रखना, दागू ग्लेशियर। दागू ग्लेशियर इज प्रेजेंट इन चाइना and it is said कि this will disappear by 2030, so 2030 is 5 years later। तो ये भी आपको बताना चाहिए। याला ग्लेशियर का क्या सीन है, why is it in news, क्योंकि एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है। ओके। उस लिस्ट में ये है, नाउ दैट लिस्ट इज नोन एज योर ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट, GGCL, and this is your only Himalayan glacier. Yala glacier is the only Himalayan glacier that is present in this list, making it important। Clear। अच्छा। अब होता ये है कि इसमें यार ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स भी बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर। थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। होता ये है कि यार अगर आपका, जैसे ये पहाड़ है तो कोई पहाड़ ऐसा तो होगा नहीं कि यार सीधा क्या हो, सीधा मतलब ऐसा तो कोई पहाड़ नहीं होता ना जैसा बचपन में बनाते थे, एवरी माउंटेन इज लाइक दिस ओनली। अब ये है कि यार यहाँ पर ग्लेशियर था वो पिघल रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ लेक डाउन, ठीक है। सो दैट इज योर ग्लेशियर लेक दैट हैज बीन फॉर्म, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो ग्लेशियर अगर एक्सिलरेटेड पिघल ही जा रहा है तो फिर क्या होगा कि इसकी वजह से क्या होगा कि ये ग्लेशियर लेक जो है यहाँ पर आपकी भर जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि देयर वुड बी सो मच ऑफ वाटर एंड सो मच ऑफ वाटर प्रेशर, क्योंकि आप समझ रहे हो ना ये ग्रेडियंट में है, ये पहाड़ जो है ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज पर इतना प्रेशर होगा कि ये क्या है, टूट जाएगी, एंड दिस दिस इज बेसिकली योर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ओके। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू टर्म्स एंड नेम्स। ऑल राइट। Which of the following statement is incorrect about corals? कोरल आपने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा पेट क्वेश्चन आते, पेट पेट टॉपिक है CDS का कोरल्स, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। एंड इस बार ये न्यूज में है तो इस बार तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कोरल से कुछ ना कुछ तो आएगा। ऑलराइट। दे बिलोंग टू फाइलम निडेरिया। Biorock technology is used for its preservation. Australia has successfully developed cryogenic corals and they grow at the depth of 20 meters। इसका इनकरेक्ट बताना है, इसका इनकरेक्ट है डी। ग्रो at the depth of 20 नहीं, they grow at the depth of 50 meters।
देखो डेप्थ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, सनलाइट एंड टेम्परेचर, दीज आर द टू थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोरल्स। इन दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। तो इस चक्कर में क्या है कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू है, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है ऑल्दो, बट सीडीएस भी अभी किसी से कम नहीं है, सो ठीक है। इंडिया यूजेस दिस टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व इट्स कोरल। इंडिया के पास भी कोरल्स हैं इन अंडमान एंड ऑल्सो एट लक्षद्वीप, ये तो आपको पता होगा। एटोल पता है ना? एटोल में क्या होता है कि कोरल्स, चारों तरफ कोरल्स होते हैं और बीच में पानी होता है थोड़ा सा, एंड ओशन होता है। ठीक है, वो पानी बेसिकली, तो दिस इज योर लक्षद्वीप एटोल्स। ठीक है, सो वी ऑल्सो यूज बायोरॉक टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया ने नया काम करा है, ऑस्ट्रेलिया ने क्रायोजेनिक कोरल्स जो है वो करे। अच्छा यस, दे डू बिलोंग टू फाइलम निडेरिया। ठीक है, सो वर्ल्ड का पहला क्रायोबॉन्ड बेबी कोरल हैज बीन डेवलप्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। सो दे आर ट्राइंग टू रिवाइव देयर ग्रेट बैरियर रीफ। आपको पता होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि भाई ला नीना और एल नीनो की जो साइकिल है वो यहीं चलती है, एंड बहुत डिपेंड करता है कि भाई कौन सी साइकिल चल रही है, विच विल हेल्प योर कोरल्स टू सर्वाइव। ठीक है, सो ग्रेट बैरियर रीफ लाइज हियर, एंड ग्रेट बैरियर रीफ के साथ इशू ये हो रहा है क्योंकि ओवर टूरिज्म हो रहा है, तो वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा आपका बढ़ रहा है। एंड आपको पता होगा कि कोरल्स आर बेसिकली polyps that are in symbiotic relation with algae and lichens। ठीक है, ओके। तो होता क्या है कि पॉलिप क्या करता है, पॉलिप अपनी कैलकेरियस वो बनाता है, शेल बनाता है, और एल्गी इसको न्यूट्रिशन देते हैं। अब इसके ऊपर तुम पैर रख दोगे तो क्या होगा? मतलब बेसिकली दैट इज व्हाट ओवर टूरिज्म हैज लेड टू प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कोरल्स के लिए एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ओके, इन विच स्टेट डज मूसी रिवर फ्लोज? मूसी रिवर इज इन न्यूज। आपको सारी नदियां याद नहीं करनी है देश की, लेकिन भाई अगर न्यूज में है कोई नदी, तो वो तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो मूसी रिवर फ्लोज इन तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में होती है मूसी रिवर। का सीन क्या है भाई, इसको ये क्यों है? इट इज इन वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025। ठीक है, वेयर डज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम? अनंतगिरी हिल्स। आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू दैट इट इज अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, बिकॉज भाई तेलंगाना का, अगर आपको थोड़ा सा भी इंडिया का पॉलिटिकल मैप भी पता होगा तो आपको पता होगा कि तेलंगाना इज अ ईस्टर्न, आप समझ लो कि महाराष्ट्र के नीचे पड़ता है तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश के ऊपर। ठीक है, सो अनंतगिरी हिल्स पे इसका ओरिजिन है। इट इज वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी फॉर कृष्णा रिवर। ठीक है, तो आप एक होमवर्क जरूर कर लेना, कृष्णा रिवर्स की सारी ट्रिब्यूटरीज को जरूर एक बार देख कर जाना। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है जैसा मैंने बना दिया, नहीं तो एक ही क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर, ये भी आ सकता है, और उसमें रिवर मूसी होगा, लेकिन अब तो एक ही पता है ना फिर आपको। ठीक है, तो एक बार आप वो जरूर देख लेंगे। अच्छा, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? एसी एंड मूसा, ये दोनों मूसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये दोनों रिवलेट्स हैं जो कि रिवर बनाती है, मूसी रिवर, एंड जो मूसी रिवर जो है फिर वो कृष्णा रिवर में ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द टर्म हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लैश रिफर्स टू, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर ए ही है। वेट सीजन सक्सीडेड बाय वेरी ड्राई सीजन। अच्छा, इसकी ये है क्यों न्यूज में? ये इसलिए न्यूज में क्योंकि आप देख रहे होगे कि आजकल क्या आ रहा है कि यार लॉस एंजलस फायर्स, लॉस एंजलस फायर आपको सुना होगा आपने कि भैया बिल्कुल तबाही हो गई। ठीक है,
फिर से एक फायर लगी है, लेकिन वो तो अब खैर न्यूज में, अब तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे। लेकिन लॉस एंजलिस फायर न्यूज में था। होता क्यों है ये? वेट सीजन सक्सीडेड बाय ड्राई सीजन, व्हाई डज इट फॉर्म्स? ये इसकी वजह से क्या हो जाता है आपका? फ्लैश फ्लड, वाइल्ड फायर्स, ये दोनों चीजें क्यों हो जाती हैं? देखो बहुत सीधी सी बात है कि आपको पता होगा कि देयर आर, एक होता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एक होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। आप अगर अपना गूगल कभी भी खोल के देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा होगा कि 28 डिग्री फील्स लाइक 30 डिग्री, फील्स लाइक 30 डिग्री। टेम्परेचर है कितना? 28 डिग्री है, लेकिन आपको लग कैसा रहा है? 30 डिग्री। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों है कि भाई 28 डिग्री है तो 28 ही डिग्री लगना चाहिए ना, 30 डिग्री क्यों लग रहा है? 30 डिग्री इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई हवा में मॉइस्चर है, एंड द मोर द, अच्छा हवा में अगर मॉइस्चर होता है तो उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर आपकी ह्यूमिडिटी हवा में ज्यादा है तो फिर आपका टेम्परेचर भी आपको ज्यादा फील होगा। ठीक है। तो दैट इज योर वेट बल्ब टेम्परेचर। ये जो फील्स लाइक वाला टेम्परेचर होता है उसको वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, और जो रियल टेम्परेचर है दैट इज योर ड्राई बल्ब, या फिर जो रियल टेम्परेचर है आपका है 28 डिग्री। ठीक है। ड्राई बल्ब का क्या मतलब है कि भाई बिना, अगर हम मॉइस्चर कंटेंट हटा देंगे तो ये आपका टेम्परेचर होगा। ठीक है। नाउ होता ये है कि यार जैसे अगर आपका वेट सीजन है भाई, मतलब आप समझ लो वेरी वेट सीजन, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद बहुत ज्यादा आपका ड्राई सीजन आ गया है। ठीक है। एक्सट्रीमली वेट सीजन सक्सीडेड बाय एक्सट्रीमली ड्राई सीजन। नाउ ड्राई सीजन में क्या होता है कि आपकी सॉइल जो होती है ना, इसके जो इसके जो नेचुरल पोर्स होते हैं वो हो जाते हैं क्लोज। ठीक है। अब सीधी सी बात है कि जब वो क्लोज हो जाएंगे तो उसके बाद जब इसमें बारिश होगी तो ये जो सॉइल है ना, इट हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू रिटेन द मॉइस्चर दैट इज देयर। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि भाई ये पानी बह जाएगा एंड इट विल कॉज फ्लैश फ्लड्स। ठीक है। और भाई सीधी सी बात है कि अगर आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? आपकी वाटर क्वालिटी को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है। अब ये फ्लैश फ्लड आ गया, अब फ्लैश फ्लड होगा तो ये वाटर जो है आपका सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा, सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा? एल्गल ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम्स करेगा तो फिर क्या होता है? फिर उसी से फिर आपका एंसेफेलाइटिस वाली प्रॉब्लम हो जाती है। याद है ना जोम्बी वायरस? स्टिल वाटर की वजह से कुछ लोगों का जोम्बी वायरस सर पे वायरस चढ़ गया था, ब्रेन ब्रेन रॉट वाली चीज हो गई थी। ठीक है। नाउ एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या है कि यार अब ये बारिश हो गई, बारिश होने के बाद यार ह्यूमिडिटी हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो फिर ह्यूमिडिटी भी उसी हिसाब से होगी, स्पेशली बिकॉज द वाटर हैज नॉट बीन एब्जॉर्ब बाय द अर्थ। वो पानी बाहरी है और वो इवेपोरेट हो रहा है क्योंकि अब ड्राई सीजन आ गया वापस से। तो उसकी वजह से क्या है? ह्यूमिडिटी हो जाएगी। नाउ ह्यूमिडिटी हो गई है, हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से टेम्परेचर क्या है? एक्सट्रीमली हाई है। ठीक है। नाउ इफ वी आर इन अ डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई सीजन है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, पत्ते आपके जमीन पर गिर गए हैं, वन स्पार्क कैन लीड टू अ वेरी ह्यूज वाइल्ड फायर। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लैश का टर्म। ठीक है। आपको मेरे ख्याल से पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज द टर्म हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लैश। ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को याद दिला दूं, देयर इज अ कोर्स दैट वी आर गोइंग टू हैव। ठीक है। जो आपके बेसिक ज्योग्राफी की जो टर्म्स हैं, जो कि बेसिक कंसेप्ट हैं, जो कि अगर आपको ब्रश अप करने हैं, ठीक है, एंड वो न्यूज में है, तो यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स, यू कैन ज्वाइन दैट बैच। ठीक। वी कैन हैव दोज बेसिक डिस्कशंस फॉर द सेम। प्लीज कमेंट डाउन बिलो फॉर गेटिंग एडिशनल information. Thank you everyone, and I will see you in the next one.